हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर और मैं हूं आपका दोस्त अंबर तिवारी। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन जो है मैं वो आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूं। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पर, महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आने वाले समय में बहुत सारे एग्ज़ाम जो हैं वो आपके सामने आने वाले हैं। यदि हम बात करें यूपीएससी एग्ज़ामिनेशंस की, यूपीएससी एग्ज़ामिनेशंस के अलावा हम बात करें तो स्टेट पीएससीज़ के एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यूपीएससी है, स्टेट पीएससीज़ हैं, ठीक है। अदर हम बात करें जैसे कि एमपीपी भी है या फिर अदर स्टेट्स के जो सबऑर्डिनेट सिलेक्ट एग्जामिनेशन है वो भी अब आने वाले हैं। तो वहाँ पर यदि हम बात करें तो 1 से लेके 2 क्वेश्चन जो हैं वो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पर पूछे जाते हैं, ठीक है। संविधान संशोधनों पर आपके जो है वो क्वेश्चन लगातार जो है पूछे जाते रहते हैं, ठीक है। तो आज मैं आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट सेशन और एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर लेकर आया हूँ जिसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उनको डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं जो कि लगभग आधे घंटे का रहने वाला है, लगभग 30 मिनट का वीडियो रहने वाला है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हैं वो रट जाएंगे बहुत शानदार तरीके से। और यदि आप 1-2 बार इस वीडियो को देख लेंगे तो आप लाइफ में कभी भी उन्हें नहीं भूलेंगे और डेफिनेटली हर एग्ज़ाम में आपका एक क्वेश्चन लगभग जो है वो ज़रूर रेडी रहेगा पहले से ही, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मैं बात कहूँ तो 1950 से जब से हमारा संविधान लागू हुआ है तब से लेके आज, यदि मैं बात करूँ 2024 चल रहा है, अप्रैल मंथ चल रहा है 2024 का ये, ठीक है। अप्रैल मंथ में मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो तब से लेके अब तक टोटल 106 अमेंडमेंट हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, रिसेंट जो अमेंडमेंट था ये अभी 2023 में हुआ है, सितंबर 2023 में। अब तक जो सबसे लेटेस्ट अमेंडमेंट है वो 106वां है, 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जो कि 2023 में हुआ है, ठीक है। तो पहले संविधान से लेके 106वें संविधान संशोधन तक जो महत्वपूर्ण हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उनको लेकर मैं आपके पास एक इम्पॉर्टेंट सेशन के साथ आया हूँ। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन बटन को क्लिक करके रखें ताकि लेटेस्ट वीडियोस क्लासेस के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। साथ ही आज सभी बच्चों को बता दूँ कि डिस्क्रिप्शन में हमारी एप्लीकेशन की लिंक दी हुई है, तो सभी बच्चे उस लिंक के माध्यम से जाकर हमारी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लें। वहाँ पर फ्री और पेड दोनों कोर्सेस अवेलेबल हैं जो आपकी प्रिपरेशन में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। एक ब्रांड न्यू ऐप जो है वो हमने लॉन्च करी है, तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा कि उस ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, हम संविधान संशोधन को शुरू करें उससे पहले मैं 2 से 3 स्लाइड में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको संविधान संशोधन के बारे में बताने वाला हूँ। जैसे अब संविधान संशोधन बेसिक जानकारी कि भाई ये क्या होता है, उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि भाई संविधान संशोधन का प्रोसीजर क्या है, प्रक्रिया क्या है, किस तरह से संविधान संशोधित होता है, कौन कौन से तरीके हैं जिनसे संविधान को संशोधित किया जाता है, जिस पर क्वेश्चन बनता है। फिर एक बार मैं बताऊं, उसके बाद हम ये देखने वाले हैं कि संविधान अब तक 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। तो 106 संविधान संशोधन जब नहीं हुए थे तब मतलब मूल संविधान की क्या स्थिति थी, और 106 संविधान संशोधन होने के बाद आज संविधान की क्या स्थिति है, क्या क्या चीज़ें जो हैं जो संविधान संशोधन के बाद आज आपके संविधान में हैं और पहले मूल संविधान में नहीं थी, इनके बारे में हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक जानकारी हम समझते हैं संविधान संशोधन के बारे में। तो याद रखना होगा कि संविधान संशोधन जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यदि संविधान में कुछ जोड़ना चाहें या संविधान में से कुछ हटाना चाहें तो उसे हम कर सकते हैं। इसके लिए ऑप्शन हमेशा खुला रखा गया था। जी हाँ दोस्तों, 1950 में जब आपका संविधान बनकर तैयार हुआ तो उसमें हमेशा ये एक स्कोप रखा गया था कि समय आने पर ज़रूरत के हिसाब से संविधान में कुछ नया जोड़ा भी जा सके या फिर संविधान में कोई पुरानी रीति जो है इसे हटाया भी जा सके, क्योंकि पुराना एक ऐसा आर्टिकल है जो अब मान लीजिए काम का नहीं है तो उसे हटाया भी जा सके, या जो किसी तरह की समस्या पैदा कर रहा है, लोकहित में नहीं है ना, तो उसे हटाया जा सके, ठीक है। तो यदि हम बात करें संविधान संशोधन की, तो संविधान संशोधन संविधान के भाग 20 में वर्णित अनुच्छेद 368 के तहत किए जाते हैं। मतलब जो अमेंडमेंट्स होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 20 आर्टिकल 368 के तहत होते हैं। अब यहाँ पर भी एक चीज़ मैं आपको आगे बताऊंगा कि कुछ ऐसे संविधान संशोधन हैं, कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं जो 368 कैटेगरी के अंदर आते ही नहीं, 368 कैटेगरी के अंदर फॉल ही नहीं करते। वो क्या है, अगली स्लाइड में मैं आपको बताने वाला हूँ। अब हम सभी को पता है कि हमने जब संविधान बना तो हमने अलग अलग जगह से अलग अलग चीज़ें ली, अलग अलग देशों से
अलग अलग आइडियाज़ लिए और हमने अपना संविधान बनाया, ठीक है। तो वहीं यदि संविधान संशोधन की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की हम बात करें, तो ये हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है, साउथ अफ्रीका से लिया है। तो पहली स्लाइड में हमने 3 चीज़ें देखी, संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के भाग 20 में वर्णित है और अनुच्छेद 368 के तहत इसे किया जाता है और इसे हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया था। इसका जो स्रोत है वो क्या है, दक्षिण अफ्रीका का संविधान है। तो एक बार फिर से कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैं ये पार्ट 20 आर्टिकल 368 के तहत होते हैं और हमने इसे साउथ अफ्रीका से लिया है। चलिए ठीक है, ये एक बेसिक जानकारी थी जो हमने देख ली। अब हम आगे बात करते हैं और ये देखते हैं कि भाई आपका जो संविधान है उसकी मूल स्थिति, जब आपका संविधान बनकर तैयार हुआ और 1950 में लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ, तब आपके संविधान की स्थिति क्या थी और अब हम 2024 में हैं, तो 2024 में आपके संविधान की स्थिति क्या है, ठीक है। तो यदि हम बात करें, देखिए 1950 की यदि मैं बात करूँ तो उस समय संविधान में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थीं और अनुसूचियों में 14 भाषाएं थी। क्लियर है, 14 भाषाएं जो हैं वो अनुसूची में दर्ज थी। अब हम तब देखिए बहुत सारे संशोधन तो बहुत सारे हुए और बहुत सारी चीज़ें बड़ी घटी है, लेकिन जो मेजर चीज़ें, जो की हाइलाइट्स हैं, जिन पर क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं, उनको मैंने आपको इस स्लाइड में दे दिया है। तो यदि हम यहाँ पर बात करें, आज के समय भाग तो 22 ही हैं, अनुच्छेद 470 हो चुके हैं, अनुसूचियाँ 12 हैं, अनुसूचियाँ 12 हो चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, पहले 8 अनुसूचियाँ थीं जो अब बढ़कर कितनी हो चुकी हैं, 12 अनुसूचियाँ हो चुकी हैं। भाषाएं पहले 14 भाषाएं थीं जिन्हें अब 22 भाषाओं को दर्जा मिल चुका है। मौलिक कर्तव्य, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य के बारे में कोई बात नहीं थी, लेकिन आज के समय मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए गए हैं संविधान संशोधनों के तहत। वहीं हम बात करें धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद जैसे शब्द जो हैं वो आपकी प्रस्तावना में भी ऐड कर दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इतनी चीज़ें आपके मूल संविधान में आ चुकी हैं, इस नए संविधान में आ चुकी है। अब नए संविधान नहीं बोलेंगे, अमेंडमेंट होते होते हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, देखिए संख्याएं देखें तो 1 से लेके 395 तक थी, तो आज के समय भी जो संख्याएं हैं वो 1 से लेके 395 तक ही है। मतलब यदि आप संविधान को देखेंगे तो जो आखिरी आर्टिकल है वो आपको 395 ही मिलेगा। फिर सर आप 470 प्लस कैसे कह रहे हैं, तो वो मैं ऐसे कह रहा हूँ कि जो संशोधन होते हैं तो उसमें क्या होता है, ऐसा नहीं है कि भाई नया आर्टिकल है तो भाई 395 का 396 हो जाएगा, नहीं, आर्टिकल वही है। मान लीजिए आर्टिकल नंबर 21 है तो इसमें जोड़ दिया गया था 21A, जिसमें क्या किया गया भाई, जिसमें ये किया गया कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को जो प्राथमिक शिक्षा है वो अनिवार्य कर दी गई और उसे उनका मौलिक अधिकार बना दिया गया। तो अब ये जो 21A है वो एक नया आर्टिकल जुड़ गया है, एक नया अनुच्छेद जुड़ गया है। तो मान लीजिए 395 थे और यदि इसे हम पहला संविधान संशोधन माने तो ये 396वां आपका आर्टिकल हो गया, लेकिन नंबर तो 1 से लेके 395 ही रहेंगे। क्लियर है, तो इस तरह से नए आर्टिकल जो है वो डाले जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। आई होप सभी बच्चे इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। साथ ही मैं बता दूं, देखिए जब भी किसी भी आर्टिकल के आगे कैपिटल में लिखा रहे A, B या लेके Z तक कोई भी नंबर लिखा रहा है, तो यदि कैपिटल में जो नंबर लिखा है उससे आप ये समझेंगे कि उसे संविधान संशोधन की प्रक्रिया के द्वारा जोड़ा गया। उस अनुच्छेद को ध्यान से समझेंगे। 21 मान लीजिए दो तरह से लिखा मिल सकता है। मान लीजिए कोई भी एक नंबर है x के साथ a लिखा है, मतलब ये कि ये इसका सब क्लॉज है, और स्मॉल a लिखा है मतलब ये पुराना कोई आर्टिकल है जो पहले से उपस्थित है। लेकिन वहीं यदि x के साथ आपको कैपिटल A लिखा मिल जाए तो कैपिटल लेटर्स में लिखे हुए आर्टिकल्स का मतलब है कि ये वो आर्टिकल्स हैं जिन्हें संविधान संशोधन की प्रक्रिया के द्वारा जोड़ा गया है। आई होप चीज़ें सभी को समझ आ गई होंगी। ये मूल संविधान था, ये वर्तमान संविधान है, इतनी चीज़ें बदल चुकी हैं। क्लियर है, बढ़ते हैं आगे। और अब इस स्लाइड में मैं आपको बताने वाला हूँ संविधान संशोधन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, किस तरह से आपका एक संविधान संशोधन जो है वो होता है। देखिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि संविधान संशोधन सीधे नहीं होता है। पहले एक विधेयक लाया जाता है, पहले एक बिल लाया जाता है, ठीक है। क्या लाया जाता है, पहले एक बिल लाया जाता है। इस बिल को किसी भी लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। बेसिकली जो सरकार में होगा वही इसे प्रस्तुत करेगा, मुख्य तौर पर हम बात करें, ठीक है। तो बिल लाया जाता है। अब इस बिल को लोकसभा में या राज्यसभा में
स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में नहीं रखा जाता, राज्य की विधानसभाओं में नहीं रखा जाता। जो बिल होते हैं, जो अमेंडमेंट बिल होते हैं, वो हमेशा या तो लोकसभा में रखे जाएंगे या फिर राज्यसभा में रखे जाएंगे, किसी भी एक सदन में रखा जा सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि शुरुआत आप लोकसभा से ही करें या राज्यसभा से ही करें, नहीं, लोकसभा या राज्यसभा में से किसी भी एक सदन में इस बिल को प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, अब प्रस्तुत किया जा सकता है किसी भी एक सदन में, कहीं से भी शुरू किया जा सकता है, लेकिन जब दोनों सदनों से इसे सहमति मिल जाएगी, मतलब बहुमत के द्वारा इसे क्या मिल जाएगी, सहमति मिल जाएगी, तो फिर ये किनके पास जाता है, जब इन दोनों से सहमति मिल जाएगी तो ये जाएगा भारत के राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगा। और जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की इसे सहमति मिल जाएगी तो ये जो बिल है ये किस में बदल जाएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में बदल जाएगा, एक संशोधित कानून बन जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो आपको ये समझना है, पहले बिल आएगा, बिल लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, दोनों सदनों में पास होने के बाद, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये जो बिल है वो एक कानून बन जाएगा। अब जरूरी नहीं कि हर बिल कानून बने, मान लीजिए 10th नंबर का बिल था, ध्यान से समझना, 10th नंबर का बिल था, इसे लोकसभा में तो पास कर दिया गया लेकिन राज्यसभा ने पास नहीं किया, या मान लीजिए राज्यसभा ने पास कर दिया और लोकसभा ने इसे पास नहीं किया, तो ये 10वें नंबर का बिल एक्ट नहीं बन पाएगा। मान लीजिए 10वें नंबर का बिल इस चीज़ को लेके था कि मान लीजिए आपको अनरिजर्व कैटेगरी के लोगों के लिए 2% 1% आरक्षण देना है, फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये 10th नंबर का बिल भी ले लिया, एक समझाने के लिए ना, कोई इसको कोरिलेट नहीं करेगा, कोई इसको पर्सनली नहीं लेगा। अब क्या हुआ, नहीं बना, तो अब ये 2000 मान लीजिए 24 में प्रेजेंट किया गया था, अब मान लीजिए इसे 2025 में प्रेजेंट किया गया फिर से इसी चीज़ को, तो अब ये 10वें नंबर का बिल ना ले जाके क्या हो जाएगा, 11वें नंबर का बिल हो जाएगा। ठीक है, अब 11वें नंबर का बिल हो जाएगा ये, मान लीजिए पास हो गया तो 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं, और यदि ये पास हो जाता है तो ये 107 नंबर का संविधान संशोधन बन जाएगा। अब मान लीजिए ये 2025 में भी पास नहीं हुआ तो इसे 2026 में पुनः लाया गया, तो अब जब ये 2026 में आएगा तो ये 12वें नंबर का बिल बनेगा, मतलब जितनी बार बिल को प्रेजेंट किया जाता है वो उतने नंबर का बिल कहलाने लगता है। ठीक है, जितनी बार उसे बिल को प्रेजेंट किया जाएगा उतने नंबर का वो बिल कहलाने लगेगा, और जब वो बिल पास हो जाएगा तो वो एक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से मैं आपको बता दूं कि अब तक 126 यदि अब तक हम बात करें तो 128 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स जो हैं वो डाले जा चुके हैं, और 106 जिनमें से क्या बन चुके हैं, कानून बन चुके हैं। मतलब 128 बार प्रेजेंट किए गए हैं लेकिन इनमें से 106 जो हैं वो बिल बन पाए हैं, बाकी के बिल नहीं बन पाए हैं। क्लियर है? चलो, अब हमने एक चीज़ बात करी, एक लोकसभा होनी चाहिए और एक राज्यसभा होनी चाहिए और इनके बहुमत मिलने चाहिए। तो देखिए, बहुमत दो तरह से होते हैं, सामान्य बहुमत होता है और विशिष्ट बहुमत होता है। अब कुछ संविधान संशोधन ऐसे हैं जो सामान्य बहुमत से ही पारित हो जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो विशिष्ट बहुमत से ही पास होती हैं। यदि विशिष्ट बहुमत ना मिले तो उन्हें पास नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अब इसके बारे में कुछ चीज़ें हम समझते हैं। पहली चीज़, सामान्य बहुमत क्या होता है? सामान्य बहुमत ये होता है कि 50% ऑफ पीवी, ऐसे याद रखो, पीवी, पी का मतलब है प्रेजेंट, वी का मतलब है वोटिंग। ठीक है, तो आप लोग ऐसे याद रखेंगे, सामान्य बहुमत क्या कहलाता है कि जितने भी सदस्य सदन में उपस्थित हैं उनमें से 50% लोग, 50% से ज़्यादा लोग, मतलब कम से कम 51% है सामान्य। अब संविधान जब जहाँ पर भी आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा रहता है 50% से ज़्यादा, तो आप इसे 51% मान लीजिए कि मिनिमम 51% प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स ने यदि फेवर में वोट दिया है तो उसे सिंपल मेजॉरिटी मानी जाती है। मतलब यदि 100 लोग सदन में उपस्थित है, देखिए जरूरी नहीं कि हर समय जितने भी लोकसभा के सदस्य वो उपस्थित हों। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि 100 सदस्य जो हैं वो उपस्थित थे। अब 100 सदस्यों में से 51 सदस्यों ने यदि फेवर में डाल दिया, ठीक है, तो मेजॉरिटी मिल गई, तो वो जो बिल है वो क्या बन जाएगा, मतलब पास हो जाएगा। बिल जो है वो क्या हो जाएगा, उस सदन में पास हो जाएगा। ये सामान्य बहुमत कहलाता है। सर, सामान्य बहुमत से किसे पारित किया जा सकता है? तो समझ लीजिए, जब भी किसी स्टेट को बनाना हो, स्टेट का नाम परिवर्तित करना हो, किसी भी स्टेट की बाउंड्रीज में चेंज करना हो, तो इस तरह के जो फैसले हैं वो सामान्य बहुमत से भी पास हो जाते हैं, लोकसभा या राज्यसभा के। अब बात आती है विशिष्ट बहुमत की। तो विशिष्ट बहुमत में दो कंडीशन होती हैं। पहली चीज़ तो है
मोर देन 50% ऑफ टोटल मेंबर, टीएम का मतलब है टोटल मेंबर, प्लस 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। समझ रहे हैं ना, मतलब दो तरह की, विशिष्ट बहुमत में दो तरह की मेजॉरिटी चाहिए होती है, दो तरह के बहुमत चाहिए होते हैं। पहले तो जितने भी कुल सदस्य हैं उनका 50% कम से कम मिलना चाहिए, प्लस जो उस समय प्रेजेंट और वोटिंग है उनका 2/3 होना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि सर टोटल मेंबर्स का भी बोल रहा है, प्रेजेंट मतलब दो प्रेजेंट मेंबर्स और टोटल मेंबर दोनों को इंक्लूड कर रहे हैं, कैसे पॉसिबल है? ऐसे पॉसिबल है कि मान लीजिए टोटल संख्या आपकी 542, ठीक है, कितनी टोटल संख्या है 542, ठीक है। अब टोटल संख्या 542 में से हम मान लेते हैं कि भाई सदन में उस समय 300 लोग उपस्थित थे, ठीक है। अब टोटल है भाई 542 आपकी, ठीक है। उधर सामान्य कैलकुलेशन के लिए मैं 500 मान लेता हूँ कुछ समय के लिए, ठीक है। तो भाई इसका 50% हो रहा है 250, मतलब 251 मेंबर कम से कम होने चाहिए। तो भाई 300 उपस्थित है, 300 उपस्थित में से 251 ने फेवर में दे दिया, तो टोटल मेंबर का मोर देन 50% आ गया। पहला क्लॉज कंप्लीट हो गया। दूसरा क्लॉज क्या था? 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग कितना हो जाएगा? तो भाई 300 में से यदि 200 लोगों ने भी फेवर किया तो ये प्रेजेंट एंड वोटिंग हो गया। तो देखो इस क्लॉज में दोनों फाइनल हो गए। 251 थे तो 251 में पहली कंडीशन भी हो गई कि मोर देन 50% ऑफ टोटल, और 200 चाहिए थे तो 251 आ चुके हैं, तो 2/3 वाली भी। तो दोनों कंडीशन जो है वो 251 में क्या हो गई आपकी, फुलफिल हो गई और आपका काम बन गया, ठीक है। तो तीन चीजें हमने समझ ली। अब हम पहुंचते हैं आगे की कहानी पर। मैं भी चाहूंगा दोस्तों 1 मिनट के लिए, चलिए। तो अब हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं उनको कैटेगरी वाइज जमा दिया, जिससे आपको पढ़ने में याद रखने में बहुत आसानी होगी। ट्रस्ट में यदि आपने इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लिया तो आपका बहुत हद तक चीज़ें जो है वो आसान हो जाएंगी और आपको इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो जबान पर रट जाएंगे। तो जो सबसे पहले संविधान संशोधन है, जो पहली कैटेगरी मैंने रखी है नंबर 1 पर, वो है अनुसूचियों से संबंधित संविधान संशोधन। आप सभी को पता है मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। तो जो 4 नई अनुसूचियां जोड़ी गई हैं, ये 4 अलग अलग संविधान संशोधनों के द्वारा जोड़ी गई हैं और चारों की चारों बहुत महत्वपूर्ण है। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं। तो जो आपकी पहली अनुसूची थी वो पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ दी गई थी। CAA का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, इतना समझ लेंगे हिंदी मीडियम वाले भी। तो जो पहली अनुसूची थी ये पहले संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ दी गई थी। अब 1950 में आपका संविधान लागू हुआ और 1950 में एक जोड़ दो, पहला है तो एक जोड़ दो तो 51। अगले साल ही क्या हुआ था, पहला संविधान संशोधन जो कर दिया गया था, ठीक है। और इसमें क्या किया गया था, 9वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया था और भूमि सुधार लाए गए थे। भूमि सुधार क्या हुआ था, आप सभी को पता है कि जब देश स्वतंत्र हुआ 1947 में, तो उस समय जमींदार थे। जमींदार लोगों ने क्या की थी, या रियासतें थी, उन्होंने क्या करा था, बहुत सारी जमीनों को हड़प के रखा था, ठीक है। अब सरकार क्या चाह रही थी, सरकार ये चाह रही थी कि किसानों को जमीन वापस मिले और देश के हालात धीरे धीरे सुधरने लगे। अब उस समय क्या था, संविधान के द्वारा भूमि सुधार लाने जरूरी थे जिससे आप चीज़ों को आसान कर सकें, ठीक है। तो उसी संबंध में आपका पहला अमेंडमेंट आया। तो पहला जो संविधान संशोधन था ये 1951 में आया। इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और भूमि सुधार से संबंधित संशोधन लाए गए। तो पहली अनुसूची आपकी 1951 में पहले ही अमेंडमेंट में जोड़ दी गई थी। तो पहला अमेंडमेंट, पहला साल और पहली अनुसूची, ठीक है, याद हो गया। दूसरी अनुसूची की हम बात करें तो 52वें संविधान संशोधन में, जब 52वां संविधान संशोधन आया, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, तो वो कब आया, 1985 में आया, ठीक है। और जब ये 1985 में आया तो इसमें 10वीं अनुसूची जोड़ दी गई थी और 10वीं अनुसूची किससे संबंधित थी, दल बदल से संबंधित थी। दल बदल का मतलब ये है कि जो नेता थे वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते थे, दूसरी पार्टी से पहले पार्टी में आ जाते थे, तो उनको लिमिट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। तो जो 52वां संविधान संशोधन था उस जो कब आया, 1985 में आया।
10वीं अनुसूची जिसमें जोड़ी गई, और 10वीं अनुसूची किससे संबंधित थी? दल बदल से। अब आपको यहाँ पर सिर्फ ईयर याद रखना है, बाकी तो याद हो जाएगा। देखिए 52वां संविधान संशोधन है, तो 52 में 5 और 2 है, तो 5 दूनी 10, तो 10वीं अनुसूची, 10 मतलब दल बदल, दा से 10, दा से दल बदल, तो याद हो जाएगा आपको। तो 52वां संविधान संशोधन में 5 और 2 है, तो 5 दूनी 10, 5 2 10, तो 10वीं अनुसूची, तो 10 का मतलब 10, दा से 10, दा से दल, तो दल बदल से संबंधित थी। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं 73वें संविधान संशोधन पर और 74वें संविधान संशोधन पर। अब इनको साथ में पढ़ लीजिए आप लोग। 73वें संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन ये दोनों एक साथ आए थे 92 और 93 में, 1992-93, 1992-93 एक साथ आए थे ये दोनों। ठीक है, तो याद रखना 73वें संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची जोड़ दी गई और 74वें संविधान संशोधन में 12वीं अनुसूची जोड़ दी गई। 11वीं अनुसूची आपकी पंचायती राज से संबंधित थी और 12वीं अनुसूची आपकी नगर पालिकाओं से संबंधित थी। मतलब एक ग्रामीण प्रशासन से रिलेटेड थी, दूसरी नगरीय प्रशासन से रिलेटेड थी। लोकल सेल्फ गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए ये संशोधन किया गया था। तो याद रखना 73वां 74वां तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है। 1992-93 में दोनों आए थे, एक ने 11वीं अनुसूची को जोड़ा, एक ने 12वीं अनुसूची को जोड़ा। तो 73 पहले आया तो उसने 11 को जोड़ा, 74 बाद में आया तो उसने 12 को जोड़ा। ठीक है भाई, सबसे पहले गांव आते हैं, तो 11वीं में गांव के बारे में मतलब पंचायती राज को जोड़ा गया, और फिर गांव के बाद शहर की बारी आती है तो नगर पालिका नगर परिषद वाला कंसेप्ट आया आपका। ठीक है, तो पहला संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। एक आया 1951 में, फिर 1985 में, फिर 1992-93, 1992-93, 73-74। 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची। पहली अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित जो कि 9वीं अनुसूची थी, फिर 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित, 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित और 12वीं अनुसूची नगर पालिका नगर निकायों से संबंधित थी। क्लियर है, समझा? ठीक है, और आपको याद रखना है 73वें 74वें संविधान संशोधन के बाद ही स्टेट इलेक्शन कमीशन का कंसेप्ट आया था। क्यों? क्योंकि देखिए जो भारतीय निर्वाचन आयोग है आपका, वो तो सारे के सारे इलेक्शन करा लेता है, लेकिन जब 73वां 74वां संविधान संशोधन आया तो नगरीय निकाय बने, लोकल गवर्नमेंट बनी, तो इनके इलेक्शन को संपन्न कराने के लिए हर राज्य में क्या बनाया गया? राज्य चुनाव आयोग बनाया गया। ठीक है, तो राज्य चुनाव आयोग का जो काम होता है वो नगरीय निकायों के चुनाव को करवाना होता है। मतलब नगर पंचायत के चुनाव को, पंचायत के चुनाव को नगर पालिका नगर निगम के चुनाव को करवाने के लिए स्टेट इलेक्शन बोर्ड का काम होता है। क्लियर है? आई होप चीज़ें सही बच्चों के यहाँ तक समझ आ गई होंगी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब दूसरी जो कैटेगरी है, दूसरी कैटेगरी में मैंने रखा है भाषाओं से संबंधित संशोधनों को। भाषाओं से संबंधित संशोधनों को मैंने रखा है। तो जो भाषाओं से संबंधित संशोधन मैंने रखे हैं, इसमें 3 संशोधन आपको याद रखने, 21, 71 और 92। अब आप यदि 21 को और 71 को जोड़ेंगे, आप जोड़िए 21, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, आप जोड़िए 21 फिर आप जोड़िए 71, तो इनका टोटल होता है 92। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन और फिर 92वां संविधान संशोधन। ठीक है, ट्रिक है ये, या एक कोरिलेशन है जिससे आप इजीली चीज़ों को याद रख पाएंगे। ट्रस्ट मी, इस समय आपको हंसी आ सकती है, लग सकता है कि ये वर्थलेस है, लेकिन जब हम लेटर ऑन इस चीज़ को याद करते हैं ना, तो हम उन्हीं चीज़ों से कोरिलेट करके बहुत जल्दी चीज़ें कर पाते हैं। ठीक है, जो लोग मजाक उड़ाते हैं कोरिलेशन का, उनको मैं बता दूं कि आपने सभी लोगों ने सुना होगा कि कुछ आते हैं जो मेमोरी टीचर्स होते हैं, जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया होता है, फिर वो अपनी क्लासेस भी शुरू करते हैं, सिखाते हैं। तो जनरली वहाँ पर वो यही करते हैं कि आपको इंटरलिंक्ड करके चीज़ों को याद करना सिखाते हैं, और ट्रस्ट में इंटरलिंकिंग करके चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से हमें याद होती हैं। ठीक है, आप किसी भी तरह से इंटरलिंक कर सकते हैं, चीज़ें हमेशा आपको याद रहेंगी। तो 21वें संविधान संशोधन की हम बात करें, जो कि 1965 में आया। कब आया? 1965 में आया। 1965 में सिंधी भाषा जोड़ी गई। आपको पता है मूल संविधान जब 1950 में आया तो उस समय केवल और केवल 14 भाषाएं थी। वर्तमान संविधान में 22 भाषाएं हैं। तो ये जो 8 भाषाएं जुड़ी हैं, ये इन 3 संविधान संशोधनों से जुड़ी हैं। 14 से लेके 22 तक पहुंचने में जो 8 भाषाएं हमने जोड़ी हैं, वो कौन सी हैं? 21, 71 और 92वें संविधान में जोड़ी गई भाषाएं हैं। आपको मैं बता दूं कि इन 22 भाषाओं में इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश नहीं आती है। ठीक है, 22 भाषाओं में इंग्लिश नहीं आती है। तो
अब हम समझें 21वें संविधान संशोधन की मैं बात करूं तो 21वां संविधान संशोधन 1965 में आया। इसमें क्या किया गया, सिंधी भाषा को जोड़ा गया जो कि 15वीं भाषा बनी संविधान में जोड़ने वाली, ठीक है। उसके बाद बारी आती है आपके 71वें संविधान संशोधन की। 71वें संविधान संशोधन जो कि 1992 में आया, ठीक है। जब ये 1992 में आया तो इसमें मणिपुरी, कोनकी और नेपाली 3 भाषाओं को जोड़ा गया। अब भाषाएं कितनी होंगी, 15 और 3 18 भाषाएं होंगी। अब इनको याद कैसे रखना है, तो ये कहलाता है नमक कहलाती हैं। क्या कहलाती है, नमक। कई जगह आपने पढ़ा होगा। नमक कैसे हो गया, ना से नेपाली, माँ से मणिपुरी, का से कोनकी। तो ये 3 भाषाओं को जोड़ा गया, नमक को जोड़ा गया। तो 71वें संविधान संशोधन जो कि 1992 में आया, उसमें क्या किया गया, नमक को जोड़ा गया। और उसके बाद 92वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में आया। 3 के बाद आती है 4, तो 4 भाषाएं जोड़ेंगी। 2003 में आया और 4 भाषाएं जोड़ी गई। ये 4 भाषाएं कौन कौन सी थी, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है। इस तरह से आपकी कुल 22 भाषा संविधान में हो गई। इसे हम याद रखते हैं BDMS से, BDMS से याद रखते हैं, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, या फिर आप इसे ऐसे भी याद रखते हैं MSDB। MSD तो सबको रटा ही है भाई, इस देश का कोई भी आदमी नहीं है जो MSD नहीं जानता है, महेंद्र सिंह धोनी। और फिर B याद रखना, MSDB, ठीक है। MSD में तो कैसे याद रखेंगे, M से मैथिली, S से संथाली, D से डोंगरी, B से बोडो, तो MSDB, महेंद्र सिंह धोनी भाई, B से भाई महेंद्र सिंह धोनी भाई। ऐसे भी याद रख सकते हैं, BDMS, बदमाश, कुछ भी जो चाहें, आपको जो आसान लगता है आप उससे याद कर सकते हैं। क्लियर है। तो अब हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो दूसरी कैटेगरी है, इसमें भाषाओं से संबंधित अमेंडमेंट मैंने लिए हैं, जिसमें 3 याद रखने हैं आपको, 71, 21, 71 और 92। 21 और 71 का योग होता है 92, ठीक है। 21 में जो कि 1965 में आया, सिंधी भाषा जोड़ी गई, 15वीं बनी। 71 में जो कि 1992 में आया, मणिपुरी, कोनकी और नेपाली, मतलब नमक जोड़ा गया, नमक डाला गया, 18 भाषाएं हो गई। और फिर 92 जो कि 2003 में, अब इसको तो सीधा रिलेशन है, 92 मतलब 2 के बाद आता 3 तो 2003, 3 के बाद आता 4 तो 4 भाषाएं जोड़ी गई, ठीक है भाई। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, BDMS, MSDB, महेंद्र सिंह धोनी भाई अपना, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हो। टोटल 22 भाषाएं आज के समय हैं और मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, ठीक है। गुड। अब हम बढ़ते हैं आगे, तब तक फटाफट से पढ़ लीजिए, फिर हम पहुंचते हैं अगली स्लाइड पर। ठीक है। तीसरी कैटेगरी सबसे महत्वपूर्ण कैटेगरी है दोस्तों। तीसरी जो कैटेगरी है ये सबसे महत्वपूर्ण कैटेगरी है। इस कैटेगरी में हम राज्यों के गठन और पुनर्गठन से संबंधित संशोधन देखने वाले हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर मैंने जितने भी राज्यों के बदलाव हुए हैं, टेरिटरी बदली हैं, ठीक है, चाहे वो भाषाई आधार पर हो, चाहे वो सामान्य आधार पर हो, उन सब के इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है, संविधान संशोधन जो है, वो मैंने इन 2 स्लाइड्स में ले लिए, इस स्लाइड में और कुछ अगली स्लाइड में है। क्लियर है। इन 2 स्लाइड में आपके वो सारे के सारे संविधान संशोधन हैं जिनके होने के बाद हमारे देश या राज्य वर्तमान स्वरूप में है, जिस स्वरूप में हमें आज दिखते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 1956 तक, 1956 में पहली बार भाषा आधार पर गठन हुआ। 1956 से पहले जो सिस्टम था भारत में, वो क्या था भाई, पार्ट सिस्टम था। तो 4 भाग थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। जितना भी जो देश था उसका बंटवारा 4 पार्टों में था। हर एक राज्य जो है वो इन 4 पार्टों के अंदर आता था। कुछ रियासतें थी उस समय तक भी, जिन्हें बहुत बाद में जोड़ा गया, ठीक है। तो जो 7वां संविधान संशोधन था, अब ये बहुत महत्वपूर्ण है। 7वां जो संविधान संशोधन था जो कि 1956 में आया। अब कैसे याद रखोगे, देखो, संविधान कब लागू हुआ, 50 को, 50 के बाद 56 आ गए तो होगा 6 साल। तो 6वां साल था, 7वां संविधान संशोधन हुआ। एक आगे चल रहे हैं, ठीक है। 6वीं साल में 7वां संविधान संशोधन हुआ। ऐसे आप कोरिलेट कर सकते हैं कि साल 6वीं थी और संविधान संशोधन 7वां था। क्लियर। तो 1956 में 7वां संविधान संशोधन आया। ये TH है, G लिख गया, TH है, ठीक है। 1956 में 7वां संविधान संशोधन आया जिसने भाषा या आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया, ठीक है। भाषा या आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया। और
1956 में जब भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ और ABCD सिस्टम को ख़त्म किया गया, उस समय भारत 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में आ गया। ठीक है, भारत में 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट होगा, फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए वर्तमान परिस्थितियों में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। फटाफट से रिप्लाई करेंगे सभी लोग। ठीक है, तो भाई 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो आ गए 7वें संविधान संशोधन के बाद, जो कि 1956 में आया। ठीक है, अब इसके बाद अगले कुछ संविधान संशोधन आपको याद रखने हैं, 10वां, 12वां, 13वां, 14वां, मतलब 10 से लेके 14 तक याद रखने, 11 को छोड़ के। ठीक है, 10 के बाद 11 नहीं है, 12, 13, 14 लगातार। ठीक है, 10वां आया था 1961 में, फिर आया 62 में, फिर 62 में और फिर 63 में, लगातार ही हैं। 10, 11 छोड़ के 12, 13, 14, 1961, 62, 63, 1961, 62, 63। ठीक है, अब ध्यान से समझो, जो 10वां संविधान संशोधन था ये कब आया? 1961 में। यहाँ पर क्या किया गया, दादर और नागर हवेली को भारत में जोड़ दिया गया और केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर जोड़ा है। याद रखना, 7वां संविधान संशोधन हुआ तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। अब उसके बाद की स्थिति है तो दादरा नागर हवेली क्या हो गया? 7वां केंद्र शासित प्रदेश हो गया आपका। ठीक है, 12वां संविधान संशोधन जब आया 1962 में तो गोवा जुड़ा, दमन एंड दीव जुड़ा और ये भी केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर जुड़ा। तो 6 के बाद ये 7वां और ये 8वां केंद्र शासित प्रदेश हो गया। अब आप लोग बोलेंगे सर गोवा तो राज्य है, आगे पता चलने वाला। मैंने क्या बोला, जितनी भी राज्यों की वर्तमान स्थिति आज है तो उन राज्यों से संबंधित कुछ संविधान संशोधन है वो सारे के सारे इन 2 स्लाइड में मिलने वाले हैं। मतलब तब से लेके आज तक ABC से आज की परिस्थिति तक पहुंचने में कितने संविधान संशोधन हुए जो राज्यों से संबंधित थे वो सब यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, डरना नहीं, 7-8 ही, ज़्यादा नहीं है कि बहुत कुछ हार्ड वर्क करना पड़ेगा याद रखना। ठीक है, तो 12 संविधान संशोधन 1962 में, 12-62। ठीक है, गोवा और दमन दीव जुड़ा, केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर जुड़ा। फिर 13वां संविधान संशोधन हुआ जो कि 1962 में ही आया, उसी साल आया। इसने क्या किया, नागालैंड को विशेष प्रावधानों के तहत राज्य का दर्जा दिया। हम सभी को पता है नॉर्थ ईस्ट स्टेट में विशेष प्रावधान, 7 सिस्टर प्लस 1 ब्रदर का जो कंसेप्ट है, वहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों को कुछ विशेष राज्यों की श्रेणी में रखा गया है। क्लियर, तो विशेष प्रावधानों के तहत इससे राज्य का दर्जा मिला। तो 1962 में नागालैंड को राज्य का दर्जा मिला। उसके बाद 14वां संविधान संशोधन आया 1963 में, पौंडीचेरी को जोड़ा गया केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर। तो ये 9वां केंद्र शासित प्रदेश बन गया उस समय तक, उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से। ठीक है, तो 7वां, 10वां, 11वां छोड़ 12, 13, 14, 7वां आया था 1956 में, फिर 10वां आया 1961 में, 12वां आया 62 में, 13वां आया 62 में, 14वां आया 63 में। क्लियर है? चलो अब कुछ और संविधान संशोधन। फिर आता है आपका 18वां संविधान संशोधन। कौन सा आता है? 18वां संविधान संशोधन जो कि आया आपको 1966 में। 18वां संविधान संशोधन कब आता है भाई? आपका 1966 में आता है और ये भाषा या आधार पर पंजाब के पुनर्गठन की बात करता है। ठीक है, तो 1966 में आपका आया 18वां संविधान संशोधन जिसने भाषा या आधार पर पंजाब का पुनर्गठन किया। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ भाई, वो लोग जो पंजाबी बोलते थे तो पंजाब के क्या किए, 4 टुकड़े किए। क्या किए? पंजाब के 4 टुकड़े करे। अब वो लोग जो पंजाबी बोलते थे उनका एक अलग राज्य बना दिया गया, उसे पंजाब नाम दे दिया गया। जो लोग हिंदी बोलते थे उनका एक अलग राज्य बना दिया गया, उन्हें हरियाणा नाम दे दिया गया। जो पहाड़ी एरिया था उसे हिमाचल प्रदेश बोल दिया गया, और हम आज भी पहाड़ों में घूमने जाते हैं भाई। ठीक है, और उसके बाद जो चंडीगढ़ था इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, और हरियाणा और पंजाब की क्या बना दिया गया, इसे कैपिटल बना दिया गया, राजधानी बना दिया गया। तो 18वां संविधान संशोधन 1966 में आया जिसके तहत पंजाब को भाषा के आधार पर पुनर्गठित कर दिया गया। पंजाबी बोलने वाले पंजाब स्टेट के हो गए, हिंदी बोलने वाले हरियाणा स्टेट के हो गए, जो पहाड़ी इलाका था उसे हिमाचल प्रदेश बना दिया गया, और चंडीगढ़ को एक यूनियन टेरिटरी बना के पंजाब और हरियाणा की क्या बना दी गई भाई, कैपिटल बना दी गई। ठीक है, इसके बाद हम पहुंचते हैं 22वें संविधान संशोधन की तरफ जो कि आया 1969 में। 22वां संविधान संशोधन 1969 में आया। इसमें क्या किया गया, मेघालय राज्य बनाया गया, और कैसे बना है ये, असम से अलग करके, मतलब असम को विभाजित करा
और मेघालय बना दिया गया। ठीक है, पहले जो पूरा असम था फिर वो असम और मेघालय दो हिस्सों में बट गया। क्लियर है। तो 1969 में 22वां संविधान संशोधन हुआ और मेघालय राज्य को असम से पृथक करके बना दिया गया। 36वां संविधान संशोधन 1975 में आया और नया राज्य सिक्किम बना जो कि देश का 22वां राज्य कहलाया। ठीक है, नया राज्य सिक्किम बना जो कि देश का 22वां राज्य कहलाया। और अब देखो, आप लोग बोले थे ना कि सर उस समय आपने बताया गोवा, तो हमने देखा था जो आपका 12वां संविधान संशोधन था, 12वां संविधान संशोधन था जो 62 में आया था, उसमें गोवा और दमन और दीव को स्टेट के तौर पर ना जोड़कर केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर जोड़ा गया था। तो फिर 56वां संविधान संशोधन किया गया 87 में, है ना, 25 साल बाद। और क्या किया गया, गोवा को राज्य का दर्जा दे दिया गया और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश ही रहने दिया। ठीक है, क्लियर है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम पहुंचते हैं एक इंपॉर्टेंट फेज पर, जो कि है आपकी 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में आया। ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसे लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें व्यापक बदलाव करे गए थे। आपके संविधान में। ठीक है, आपके संविधान में क्या करे गए थे? व्यापक बदलाव इसमें करे गए थे। ठीक है, तो सबसे पहला बदलाव आपकी प्रस्तावना में किया गया। क्या किया गया? प्रस्तावना में कुछ नए शब्द जोड़ दिए गए, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता। अब याद रखना, भारत समाजवादी धर्मनिरपेक्ष देश तो शुरू से था, लेकिन धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। मतलब संविधान लागू होने के 26 साल बाद ये जोड़ा गया था। याद रखना है, संविधान की प्रस्तावना केवल और केवल एक बार संशोधित हुई है। संविधान की प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन किया गया है, और वो कब किया गया है? 1976 में आए 42वें संविधान संशोधन में। 42वें संविधान संशोधन में एक नई चीज जोड़ी गई, वो है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, संविधान के भाग 4 में एक नया भाग जोड़ा गया, वो 4 है। देखिए याद रखना है, संविधान के भाग मेरे वहां तो बचे हैं आपको 22, लेकिन लगभग 25 भाग अब आपके संविधान में हो चुके हैं, संख्या 22 ही है। ठीक है, तो संविधान के भाग में 4A भाग जोड़ा गया है। ठीक है, और उस 4A भाग में आर्टिकल कौन सा जोड़ा गया? 51A जोड़ा गया, और इसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। अब याद रखना, आज के समय 11 मौलिक कर्तव्य हैं, लेकिन सबसे पहले 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे भाई? सबसे पहले 10 मौलिक कर्तव्य ही जो हैं वो जोड़े गए आपके। क्लियर है। अब 11वां कब आया? तो 11वां आया आपका 86वां संविधान संशोधन में आया। ठीक है, तो जब 86वां संविधान संशोधन आपका जोड़ा गया, इसमें अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। अनुच्छेद 21A में प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। सर आपकी प्रारंभिक शिक्षा क्या है? तो 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक के जो बच्चे थे, इनको प्राइमरी शिक्षा जो है इसे क्या बना दिया गया है? प्रारंभिक शिक्षा जो है इसे अनिवार्य बना दिया गया और इसे मौलिक कर्तव्य बना दिया गया है। यदि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे शिक्षा से वंचित होते हैं, प्रारंभिक शिक्षा से वंचित होते हैं, तो ये उनके मौलिक अधिकारों का हनन माना जाएगा और प्रशासन को, राज्य सरकारों को और उनके अभिभावकों को इसके लिए क्या माना जाएगा? दोषी माना जाएगा। ठीक है, और 86वें संविधान संशोधन में क्या किया गया भाई? मौलिक कर्तव्य भी आपके जोड़ दिए गए 86वें संविधान संशोधन में। ठीक है, चलिए, तो ये हमने देख लिया। अब हम पहुंचते हैं आगे और बात करते हैं 44वें संविधान संशोधन की। 44वां संविधान संशोधन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या किया गया था? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हुई थी 44वें संविधान संशोधन में। क्या किया गया? जो आपका संपत्ति का अधिकार था, राइट टू प्रॉपर्टी था आपका, इसे फंडामेंटल राइट ना रह के अब इसे क्या बना दिया गया? आपका लीगल राइट बना दिया गया। क्या बना दिया गया? आपका लीगल राइट बना दिया गया। अब इसमें क्या किया गया? जो आपका संपत्ति के अधिकार 2 जगह वर्णित था, अनुच्छेद 31 में था और 19F में था। तो अनुच्छेद 31 को भी खत्म कर दिया गया और 19F को भी खत्म कर दिया गया। ठीक है, और इसे उठाकर कहाँ रख दिया गया? 300 में जो आर्टिकल नंबर 300 था उसमें एक नया सब क्लॉज जोड़ दिया गया, 300A। मैंने कहा था कैपिटल मतलब नया आर्टिकल जोड़ा गया, 300A जोड़ा गया और 300A में रख दिया गया आपका राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि अब आपका कैसा राइट है? लीगल राइट है। कैसा राइट है अब आपका? ये एक लीगल राइट है। क्लियर है।
उसका था मात्र 61वें संविधान संशोधन में, जिसमें हुआ है 1989 में। 1989 में जब ये हुआ तो इसमें मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ये भी सुपर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस वर्ष या किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो मतदान की आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो 61वें संविधान संशोधन में, जो कि आया था 1989 में, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई भाई? 18 वर्ष कर दी गई थी। कितनी कर दी गई थी? 18 वर्ष कर दी गई थी। क्लियर है सभी बच्चों को? वेरी गुड। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और हम पहुंचते हैं 101वें संविधान संशोधन अधिनियम में। कहाँ पर पहुंचते हैं हम? 101वें संविधान संशोधन अधिनियम में पहुंचते हैं, ठीक है। और देखते हैं कि 101वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या कहता है हमसे। तो 101वें संविधान संशोधन अधिनियम की यदि मैं बात करूं तो ये लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। कब लागू हुआ था ये? 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ और यहाँ से जीएसटी को पूरे देश में लागू कर दिया गया था। 1 जुलाई 2017 में लागू हुए इस अधिनियम में क्या कर दिया गया था? जीएसटी को लागू कर दिया गया था। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 1 अगस्त 2018 को आया और यहाँ पर क्या किया गया? ओबीसी कमीशन को एक सांविधिक निकाय घोषित कर दिया गया। सांवैधानिक निकाय घोषित कर दिया गया, ठीक है। 2018 में ओबीसी कमीशन जो है ना, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग जो है, 102वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2018 में आया, उसके तहत इसे क्या कर दिया गया? सांवैधानिक निकाय घोषित कर दिया गया। 103 संविधान संशोधन अधिनियम की बात करें जो कि जनवरी 2019 में आया। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण मिला और कंसेप्ट आया EWS का, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% के आरक्षण की बात करी गई। क्लियर है? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। इसके बाद हम पहुंचते हैं 104वें संविधान संशोधन पर। 104वें संविधान संशोधन की हम बात करें तो लोकसभा तथा राज्यसभा की विधानसभा में SC एवं ST समुदाय, SC और ST के लिए जो सीटें थी उन्हें 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया। मतलब 2030 तक जो रिजर्वेशन था वो यथावत रहेगा। ये पहले 2026 तक था, लेकिन अब उसे कब तक के लिए कर दिया गया है? 2030 तक के लिए कर दिया गया, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हुई थी वो ये हुई थी कि जो नामांकित सीटें होती थी आंग्ला भारतीय समुदाय की, इसे खत्म कर दिया गया है ना। हम सभी ने सुना था ना कि 2 सीटें जो है वो रिजर्व होती थी आंग्ला भारतीय समुदाय के लिए, उस कंसेप्ट को खत्म कर दिया गया। अब नॉमिनेशन की प्रक्रिया नहीं रहेगी आंग्ला भारतीय संविधान के तहत, आंग्ला भारतीय समुदाय के तहत। और ये कब हुआ? 2019 में आया था। तो 104वां संविधान संशोधन 2019 में आया। 105वें संविधान संशोधन की मैं बात करूँ तो 105वां संविधान संशोधन अगस्त 2021 में आया। कब आया? अगस्त 2021 में आया। राज्यों को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार मिला। अब इससे क्या होगा कि राज्य निर्धारित कर सकते हैं कि किन लोगों को हमें ओबीसी में रखना है, मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग में रखना है। तो राज्य के पास अधिकार है, वो अपने हिसाब से चाहे तो लोगों को ओबीसी में रख सकती है, हटा सकती है। ये इंपॉर्टेंट है 105वें संविधान संशोधन जो कि 2021 में आया। और आखिरी संविधान संशोधन जो कि 2023 में आया, सितंबर 2023 में, इसमें लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की गई, ठीक है। मतलब अब जितनी भी सीटें होंगी उसमें से 1/3 जो होंगी वो किसके लिए रिजर्व होंगी? महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। तो यहाँ पर दोस्तों हमने सारे के सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो है वो कर लिए हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें। यदि आप 2 से 3 बार देख लेते हैं तो डेफिनेटली ये चीज़ें आपको जो है रट जाएंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने रिव्यूज़ जरूर देंगे सभी लोग, ठीक है। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हैव अ ग्रेट डे।